ठीक है, आज जो पढ़ाएंगे आप मुझे क्या बात बोल रहे हैं? देखो 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 देखें तो आ जाओ। इट स्टेट्स दैट, देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का स्टेटमेंट लिखो। इट स्टेट्स दैट if a body is immersed, if a body is immersed partially or fully then liquid exerts an upward force on the body known as upthrust force, or buoyant force, buoyancy, कुछ भी कह सकते हैं। The buoyancy is equal to, next time, the buoyancy is equal to the weight of the liquid displaced by the body. Weight of the liquid displaced by the body. तो मैंने बताया कि कोई भी बॉडी है वो किसी लिक्विड में पार्शियली और फुल्ली जो है इमर्ज, कोई भी केस हो सकता है, पार्शियली हो सकता है ना, कुछ पोर्शन वो पानी के बाहर और कुछ पोर्शन पानी के अंदर या कंप्लीटली पानी के अंदर। इन दोनों केसेस में इस पे अपथ्रस्ट फोर्स लगा होगा। हमने देखा था प्रेशर, हमने देखा था वर्टिकल वेरिएशन ऑफ द प्रेशर हमने पढ़ा था, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ P2 बड़ा होगा या P1 बड़ा होगा? P2 बड़ा होगा। और प्रेशर को अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई करता हूं, प्रेशर को अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा? हम लोग देखते हैं P F अपॉन N अपॉन A, ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाय A देखते हैं। तो अज्यूम कर लो कि यहाँ पे F2 फोर्स है और यहाँ पे F1 फोर्स है, ठीक है। लिक्विड जो है वो बॉडी पे फोर्स लगा है, सब कुछ काम लिक्विड का करना है, बॉडी का यहाँ पे कुछ नहीं देखना, लिक्विड फोर्स लगा, ठीक है। लेकिन थर्ड लॉ कहता है कि अगर लिक्विड लगा रहा है बॉडी भी लिक्विड पे लगा होगा तो दोनों की वैल्यू बराबर होगी, ठीक है। वो सारी बातें हम लोग को समझ में आनी है, हम लोग फ्लूइड पढ़ रहे हैं, सारी की सारी कहानी फ्लूइड से, ठीक है। तो इसमें कई सारी फोर्सेस होंगी, उनमें से एक फोर्स फ्लूइड लगा रहा है बॉडी पे, ठीक है, और उसमें जो है एक अपर पोर्शन पे फोर्स लग रहा है, एक लोअर पोर्शन पे फोर्स लग रहा है, ठीक है।
अरे भैया E की वैल्यू बड़ी होगी तो F की वैल्यू बड़ी होगी। दोनों का एरिया यूनिफॉर्म बॉडी यूनिट दे रहे हैं, ऊपर भी एरिया सेम है नीचे भी एरिया सेम है, डिवाइड दे दिया, कुछ भी कोई बॉडी दे दो बस यूनिफॉर्म दे दो, ठीक है। तो F2 की वैल्यू बड़ी होगी, यानी कि अगर मैं वहां पे भी हम लोगों ने यही ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया, ठीक है। बस इसको मैं अब ले गया था प्रेशर से कम, मैंने यही किया। और कोई इस पर फोर्स लग रहा होगा, अभी तो हमने सिर्फ लिक्विड का देखा, और भी कोई फोर्स लग रहा होगा, हाँ mg लग रहा है, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ लिक्विड वाला फोर्स देखूं, यानी F2 और F1 देखूं, और F1 को मैं ऊपर ले जाऊं, ऐसे लिख सकता हूं mg, अभी मैं भूल रहा हूं, अभी मैं mg पे फोकस नहीं करना चाहता हूं, mg को मैं अभी छुपा कर रखूं, ये तो लगी कोई बॉडी है, लिक्विड आया हुआ है तो लिक्विड का अगर देखें तो ये कोई फोर्स लग रहा होगा। आपने कहा कि F2 की वैल्यू बड़ी होगी, तो जो बड़ी होगी उसकी तरफ रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू, वही हमने यहाँ कर दिया। क्या याद आ गया? कुछ याद है? नहीं याद है? यहाँ देखो, हाँ ये लो, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूं कि आपने कहा कि प्रेशर नीचे वाले सरफेस पे जो प्रेशर लग रहा होगा, जो नीचे वाला एरिया वाला पोर्शन है उस पे जो प्रेशर लग रहा होगा वो उसकी वैल्यू बड़ी होगी, तो फोर्स की वैल्यू भी बड़ी होगी। और जब फोर्स की वैल्यू जब बड़ी होगी, इसका डायरेक्शन किस साइड है? ऊपर की साइड है, तो यानी कि ऊपर फोर्स बड़ी लग रही है, नीचे छोटी लग रही है, तो रिजल्टेंट इफेक्ट किस तरफ होगा? बड़े वाले की तरफ होगा। तो वही मैंने, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बायन फोर्स, बायन फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स, बायनसी, ठीक है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही कह रहा था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल कह रहा था कि एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और उसी फोर्स को हम लोग बायन फोर्स कहते हैं, और इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? लास्ट लाइन में मैंने लिखवा रखा है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। आपके कहा कि F की वैल्यू जो है वो F2 माइनस F1, ठीक है। और F को हम लोग क्या लिख सकते हैं? P into A लिख सकते हैं, लिख सकते हैं P into A, तो P2 into A माइनस P1 into A लिख सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं P2 माइनस P1 into A। और जहां हमने वर्टिकल वेरिएशन प्रेशर का पढ़ा था, वहां देखिए P2 माइनस P1 की वैल्यू कितनी है, देख के मुझे बताओ। वर्टिकल वेरिएशन नहीं मिला आप लोग को? रो H A बाई प्लस, ठीक है। और ये तो है इसके साथ A से मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना। H into A सरफेस, इसको हाइट से मल्टीप्लाई करने तो क्या मिलेगा? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? रो V A बाई प्लस। तो बायन फोर्स अगर जनरल में तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी? इतनी। अब अज्यूम कर लें कि A बाई की वैल्यू 0, बॉडी जो है हमारा पूरा जो है बॉडी A बाई जो है वो एक्सेलरेट नहीं करेगा, ठीक है। तो इस केस में mv जो है वो क्या हो जाएगा? रो v into g, और रो v क्या होता है? रो into v, डेंसिटी into v, डेंसिटी into v, मास, और मास into g, वेट, मास into g वेट ही तो होगा, ठीक है।
ग्रेविटेशनल फोर्स वेट हुआ, ठीक है। तो यही मैंने लास्ट टाइम बोला था कि एफ बी की वैल्यू किसके बराबर होगी, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। तो इसके हिसाब से ये जो रो है वो काहे का रो है। आप लोग वेट किसका निकाल रहे हो, लास्ट टाइम देखो, लास्ट टाइम मैंने क्या निकाला था, वेट ऑफ द लिक्विड। एफ बी किसके बराबर होता है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। तो मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो वेट ऑफ लिक्विड, आनी बात में समझ लेंगे तो उसके आगे उसने क्या देखा, तो वेट ऑफ लिक्विड है। तो यानी कि ये पूरी कहानी वेट है और लिक्विड के बारे में कही जाती है। यानी ये डेंसिटी किसकी है, फ्लूइड की है। ऐसे बनाना है डेंसिटी ऑफ द, कभी आप सोचो कि ये जो बॉडी ये जो है इसकी डेंसिटी की बात की जा रही है, नहीं इसकी डेंसिटी की बात नहीं की जा रही। एफबी में बायोन फोर्स में लिक्विड की बात की जा रही है, तो वेट ऑफ द लिक्विड आएगा और वेट ऑफ द लिक्विड आएगा तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड आएगा। अब उसने बात कर रखी है कितने पोर्शन की लिक्विड को आपका वेट निकालना है, वो कौन सा निकालना है, जितना बॉडी आने की वजह से लिक्विड हटी। अरे भैया अभी ऐसे पूरा का पूरा लिक्विड, अब ऐसे हमने इसमें डाल दिया, तो जिस पोर्शन में हमारी बॉडी आई उस पोर्शन की लिक्विड हटेगी ना, है तो वो वाले वॉल्यूम की वो बात करता है। तो इस केस में अगर फुल्ली इमर्स्ड होगा तो कितनी लिक्विड की वॉल्यूम हटाई गई, जितनी उस बॉडी की वॉल्यूम होगी, जितनी उस बॉडी की वॉल्यूम। तो जब फुल्ली इमर्स्ड होगा तब तो कहानी हो जाएगी कि भैया ये कौन सा वॉल्यूम लेना है, ये जो वॉल्यूम की बात की जा रही है ये कौन सा वॉल्यूम है, बॉडी की वॉल्यूम। लेकिन सपोज कर लो कि ऐसा हो, तब इस केस में सिर्फ कितना देना है, हाफ नहीं, आई मीन जितना परसेंट वो कहेगा उतना, जितना भी कहेगा वो 30% अंदर है 30%, 50% अंदर है तो 50%, ठीक है। तो बॉडी का वॉल्यूम निकाल लेंगे और जितना वो कहेगा फुल्ली कहेगा तो 100% रख देंगे। यही कंफ्यूजन होता है कि अगर उसने आधा पानी के बाहर आधा पानी के अंदर कर दिया तो हम तो पूरा का पूरा वॉल्यूम रख देते हैं। अगर हम लोग वॉल्यूम ऑफ द बॉडी लेते तो हमें वॉल्यूम ऑफ द बॉडी नहीं लेनी है, हमें क्या लेनी है, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। और डिस्प्लेसमेंट क्यों आया, क्योंकि आपने उस वाटर में उस लिक्विड में एक बॉडी डाली, सिंपल, ठीक है। तो फॉर्मूला क्लियर है, जनरल फॉर्मूला ये होगा और इससे भी आंसर जाएगा अगर एक्सेलरेशन नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में यही बात है, ये है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। ये भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो जाएगा अगर हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए यूज कर रहे हो। अरे भैया एक्सेलरेशन है उसके पास यानी कि नॉन इनर्शियल है, तो ये वाला भी है। तो आपको जो अच्छा लगे वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतनी बात के लिए है, क्यों भैया, आगे बढ़े। अब सपोज कर लो कि अभी तक उसने बोला कि पूरे के पूरे कंटेनर में एक ही लिक्विड था, तो हमने एक अब कह दे कि नहीं भैया डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड है, लेयर बाई लेयर। उसने क्या कह रखा है, अब जो है डिफरेंट डिफरेंट लेयर,
यहाँ रोपन है, यहाँ O2 है, यहाँ O3 है, यहाँ O4। ठीक है, तो ये वाला वॉल्यूम कितना है इसको अज्यूम कर लो कि ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V2। तो बेसिकली VI क्या बता रहा है, ith लिक्विड में कितना वॉल्यूम होगा। V1 क्या बता रहा है, रोमन में कितना लिक्विड है, कितना परसेंटेज है वॉल्यूम का। आप समझ, ठीक है, जितना भी उस लिक्विड में वॉल्यूम है वो इसका V1 V2 व्हाटएवर। ठीक है, तो अब देखो फर्क क्या पड़ेगा, FB इस केस में ρ1 V1 प्लस ρ2 V2 प्लस ρ3 V3 एंड सो ऑन। ठीक है, सॉरी एंड सो ऑन, जितने लिक्विड है उतना भर दो इसमें। ठीक है, लेकिन बस ध्यान एक चीज देना कि सपोज कर लो कि ये हमारा ऐसा हो, तो आप समझ रहे भैया ρ4 से कोई लेना देना नहीं है इसके। ठीक है, भले से मल्टीपल लिक्विड हो लेकिन इसमें कुछ ना कुछ वॉल्यूम बॉडी की आनी चाहिए। अगर आया तो ठीक है, और नहीं आया तो उसको गायब कर दो। ठीक है, बचा ये वाला इतना पोर्शन हमने दे दिया, अब इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो A बाई। तो ये मल्टीपल लिक्विड के केस में लेयर बाय लेयर लिक्विड उसमें बना। ठीक है, एक क्वेश्चन करोगे, क्लियर हो जाएगा फटाफट। यूनिफॉर्म है, थोड़ा सा मेरा डायग्राम अच्छा नहीं बना। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन लिया, अज्यूम कर लो आप A/2 है, और ये रो है, ये 2 रो है, ये 4 रो है, एंड this length is L/2, this length is L/2, sorry L/4, L/2 and L/4. The whole container is accelerating with a value of g/2. Find F. Find ठीक है, का नाम लेना लिक्विड A, लिक्विड B एंड लिक्विड C। ठीक है,
फटाफट फॉर्मूले में बस पुट करना है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है इसमें। हो गया? अरे कम से कम फॉर्मूले में तो पुट कर लिए होगे। चलो वैल्यू ही बता दो फिर। 45/4। उसके आगे पीछे भी कुछ होगा? चलो 45/4 मेरे ख्याल से सही नहीं है। देखो कोई छोटी सी गलती हुई। वॉल्यूम कैसे निकालें? बात करो मुझसे फटाफट, तभी क्लियर होगा। वॉल्यूम निकालने में गलती हुई होगी और कुछ नहीं, और कुछ क्वेश्चन में है नहीं, और वॉल्यूम भी निकालने में कुछ खास नहीं। हो गया? कितना है? ऐसे मुझे बताओ, ये ऐसे तो बहुत लंबा सा एक्सप्रेशन बनेगा। तब मेरी मर्जी। रो 1 v1, रो 2 v2, रो 3 v3, क्या है? a y plus g, क्या क्या? 9/8, 9/8। देखो ये गिरेगा तो ना, एक इसमें का निकल गया, गिरेगा तो आ जाएगा। चलो हाँ, मेरी बात करो। रो 1 की वैल्यू कितनी है? रो ठीक है, इसीलिए तुम्हारा आगे पीछे कुछ नहीं आया। अरे भाई तुमने जब रो को 1 दे दिया तो रो आएगा कौन? हमने 1 रो लिया। v1 की वैल्यू L/4 into A/2, L/4 into A/2 ऐसे हुआ। ये लेंथ था और ये एरिया। हाँ कर लेंगे, अभी थोड़ी देर से कर लेंगे, पहले पूरा भर तो दूं। So 2 रो into L/2 into A/2 plus 4 रो L/4 into A/2। देख लीजिए, किसी को दिक्कत हो तो पूछ लो। मैंने ऐसी लाइन लिखी हो जो आपने समझना। into A/y plus g, A/y की वैल्यू कितनी है? g/2 पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? A/y की वैल्यू पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? क्यों? ऐसे थोड़ा सा मैंने उस वक्त टाइम का क्वेश्चन बताया था। जब ऊपर जा रही है तब तो कितनी भी वैल्यू हो हमें कंपेयर नहीं करना है। मैंने वो कंपैरिजन वाला किस केस में बताया था? जब नीचे आ रही हो बॉडी तब। क्यों? क्योंकि जब आप नीचे ला रहे हो, इसको इस पे रखा हो आपने, ठीक है, और बहुत तेजी से आप हाथ ले गए, तो देखो अभी जो है मेरे हाथ से इसके छावा में चला गया था कि नहीं गया था? तो जब नीचे जा रही हो तब ऊपर कितना भी तेजी से जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि पॉजिटिव y में प्लस नेगेटिव y में नेगेटिव। इसलिए अब इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 27 LA रो बाई 60। सॉल्व कर लेना, आराम से सॉल्व करोगे हो जाएगा। रो LA कॉमन ले लो, ठीक है, और इस वाले में से G कॉमन ले लो, ठीक है, इसका सॉल्व करो। चलो यहाँ टाइम नहीं बर्बाद करते हैं।
आराम से आप लोग कर लेना, थोड़ा सा टाइम की कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अबव क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन था यानी यही वाला, इन प्रीवियस क्वेश्चन या और अबव क्वेश्चन, फाइंड द फोर्स on the body by liquid B only। सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स हमें निकालना है? जो लिक्विड बी के द्वारा सिर्फ लगाया जा रहा हो। अभी हमने कौन सा फोर्स निकाला? सबका निकाला, ए बी और सी तीनों लिक्विड का निकाला। और अब क्या निकालना है हमें? सिर्फ लिक्विड बी। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैंने एफबीडी बनाया था तो उस केस में एफबीडी बनाया था, तो उस केस में सिर्फ ये दोनों पॉइंट्स दिए, ये थे ना। तो वर्टिकल वेरिएशन प्रेशर हमने देख लिया, और इस केस में लिक्विड कहां टच करेगी बॉडी को? इन पॉइंट्स पे टच करेगी, यहां पे और यहां पे। यानी वर्टिकल से काम नहीं चलने वाला है। अब हमें हॉरिजॉन्टल वेरिएशन देखना होगा। यूं समझो कि अगर कोई एक पॉइंट यहां पे है, एक पॉइंट यहां है ना, ऐसे जितने इधर पॉइंट्स हैं उतने इधर पॉइंट्स। तो अगर मैं सिर्फ एक पॉइंट इधर को देख लूं और सेम लेवल पे, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे एक पॉइंट इधर देख लूं, दोनों सेम हाइट पे, सेम डेप्थ पे, सेम वर्टिकल, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे मैं अगर एक एक पॉइंट लेके अगर देख लूं कि हो क्या रहा है, तो मैंने सारे पॉइंट्स को देख लिया। ठीक है ना। तो एक पॉइंट को देख लेते हैं, कोई पॉइंट जो भी अच्छा लगे आपको, एक सर्टेन हाइट पे या डेप्थ पे आप देख लीजिए ना। इस केस में क्या आएगा? हॉरिजॉन्टल वेरिएशन आएगा, और हॉरिजॉन्टल वेरिएशन का फॉर्मूला क्या है? अगर यहां पे सपोज कर लो P2 है, यहां सपोज कर लो P1 है, ठीक है, और बॉडी इधर को अगर एक्सलेट कर रही है, जनरल फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, इस केस में एक्सलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जनरल फॉर्मूले पर जा रहा हूं और वहां से मैं अपने पे आऊंगा। तो वहां हम लोग क्या लिखते थे? P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो एल और AX, GX नहीं, AX। यहाँ तो जी नहीं आएगा ना, जब बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है तो हम लोग जी तो वर्टिकल में आता है, हॉरिजॉन्टल में नहीं आता। ठीक है, अब इसमें आप हमने अज्यूम कर लिया कि ये वाला लेंथ है, ठीक है, क्योंकि जो वैल्यू ऊपर साफ, इसको ध्यान रखना कि हमारा फॉर्मूला है, ये वाला L नहीं है, ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है, ये कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको बगैर किसी कंडीशन को लिए हुए, कोई अजम्पशन लिए हुए हमने ये ड्राइव किया था। ठीक है ना। इस केस में AX की वैल्यू क्या है? ये जो क्वेश्चन उसने दे रखा है 0 है, यानी ये पूरा 0, यानी कि P2 इज इक्वल टू P1। ठीक है, तो इस लाइन को आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि अगर सेम डेप्थ पे वो प्रेशर जानना चाहता है तो वो इक्वल ही होगा। कब तक इक्वल होगा? जब तक AX की वैल्यू 0 हो, जब तक AX की वैल्यू 0 हो तब तक इन दोनों की वैल्यू बराबर हो। ठीक है, अब प्रेशर बराबर है तो फोर्स भी बराबर हो। एक का फोर्स का डायरेक्शन ये है और दूसरे का
तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? 0 होगा। ऐसे ही जितने पॉइंट्स होंगे सबका रिजल्टेंट 0 आएगा, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी हो जाएगी फोर्स की? 0। ठीक है। तो एफ बी, सॉरी ये लिक्विड बी देख लो, कभी आप कंफ्यूज हो, इसी वजह से। ठीक है। तो आपको कभी भी इस सरफेस और इस सरफेस पे अगर वो पूछ रहा है कि कितना फोर्स होगा, तो वो हमेशा 0 होगा। कब तक 0 होगा? जब तक एक स्फीयर 0, एक नहीं आएगा, दोनों का प्रेशर एक बराबर होगा और प्रेशर बराबर होगा, तो फोर्स भी बराबर होगा। AX की जगह AX की वैल्यू दे दी जाए तो बराबर नहीं ले सकते यार। AX की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, तो इसकी तो कुछ वैल्यू आएगी, यानी P2 माइनस P1 की वैल्यू कुछ आ रही है, बराबर नहीं। अरे भाई, दो चीजों को आप सबट्रैक्ट कर रहे हो और उसकी वैल्यू नॉन जीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों बराबर नहीं थी। सिंपल। ठीक है, ये तो क्वेश्चन पूछ रहे थे आप। ठीक है, इतनी बात क्लियर है ना? तो यहां भी अगर वो पूछ दे कि सिर्फ इतने पोर्शन में आप निकाल के दीजिए फोर्स, तो अगेन 0 होगा, लेकिन इसका फोर्स आएगा 0, इसका फोर्स 0 नहीं होगा। अब इसमें ए वाई की वैल्यू अगर 0 भी हो गई तब भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ दो टर्म आता है, ए वाई और जी दोनों आता है, यहाँ जी नहीं आता। तो ए वाई अगर 0 हो गया, इसकी वैल्यू में 0 भी दे देता, तब भी यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस आता, और प्रेशर डिफरेंस आता तो फोर्स डिफरेंस भी आता। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन अगर उसने पूछ दिया तो इतना सब झमेला करने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन देखो और डायरेक्ट 0 पुट कर दो। ठीक है, चलो भाई। फ्लूइड स्टैटिक में एक आखिरी लॉ लिखो, देखो पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ किसी को मालूम है पास्कल्स लॉ क्या होता है? आप किसी भी इनक्लोज्ड बॉडी में अगर प्रेशर चेंज करते हो तो वो प्रेशर चेंज पूरे बॉडी में एक बराबर आपको मिलेगा। ठीक है, फुटबॉल देखा है? तो फुटबॉल आप खेलते होते होगे तो हवा भी भरवाने जाते होगे। ठीक है, तो जब आप हवा भरवाते हो तो उसका जो वॉल वाला पोर्शन होता है वो एक ही जगह होता है। अब जब हवा सपोज कर लो कि पंप वाले से भर रहे हो, नहीं होता है, ठीक है, उससे भर तो एक बार जब आप पंप करोगे तो पूरा का पूरा फुटबॉल जो है वो इक्वली एक्सपेंड करेगा हर एक डायरेक्शन में। करता है कि नहीं करता है? ठीक है, यही कह रहा है वो। साइकिल के टायर में भी बराबर होता है कि नहीं? वो अलग बात है कि अगर साइकिल स्टैंड पे नहीं है तो जहां जमीन पे टच किए रहोगे वहां पे थोड़ा दबा रहेगा। तो क्यों दबा रहेगा? क्योंकि जमीन से टच हुआ है, तो उसका कुछ इफेक्ट आ रहा है। अगर आप स्टैंड डबल स्टैंड पे आपने लगा दिया उसको तो फिर समस्या खत्म, वो भी आपको नहीं मिलेगा। तो इनक्लोज बॉडी में हमेशा होगा। तो इस बात को हम लोग फटाफट लिख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। इट स्टेट्स दैट पास्कल्स लॉ लिखवा रहा हूं, ठीक है? It states that if pressure is changed at any point in liquid, at any point in the liquid, then this change
is transferred to each and every point to each and every point of the liquid and undiminished in the magnitude ठीक है, और इसकी वैल्यू कहीं कम नहीं होगी। पूरे के पूरे फुटबॉल में ई बराबर हमारा जो प्रेशर डिफरेंस है वो रहेगा। ठीक है, चलो अब हम लोग आज पढ़ेंगे जो है वो आगे और कंटिन्यू करेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स। तो बेसिकली यहाँ पे लिक्विड कंटेनर हो, वेसल हो, जो भी जिस भी बॉडी में आपने लिक्विड ले रखा है उसके रेस्पेक्ट में हमारी लिक्विड जो है वो फ्लो करेगी। ठीक है, फ्लूइड डायनेमिक्स में बेसिकली ये होता है। ठीक है, तो पहला चीज आप फ्लूइड डायनेमिक्स में हम लोग डिस्चार्ज वर्ड यूज करेंगे, वो आप लिख लीजिए डिस्चार्ज। कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल क्यू ब्रैकेट में लिख लो कैपिटल क्यू। तो बेसिकली डिस्चार्ज होता है वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड। उसके आगे एरो बना के लिखो, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड। वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड। क्यू को हम लोग एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, वेलोसिटी के फॉर्म में। तो नॉर्मली हम लोग वॉल्यूम को V से लिखते हैं, ठीक है, और वेलोसिटी को भी हम लोग V से लिखते हैं, और दोनों चीजें यूज होने वाली हैं। तो अगर कहीं भी आपको कंफ्यूजन हो रहा हो ना कि ये वॉल्यूम है या ये वेलोसिटी है, तो एक तो आप मुझसे पूछ लोगे, और अगर मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ तो आप अपनी कॉपी में ऐसे एरो बना के, जैसे मैं बना के ऐसे लिख देता हूँ, आप अलग से लिख लेंगे, तो कल को आप जब पढ़ो तो कंफ्यूजन ना हो। ये भी क्या है, वेलोसिटी। अगर हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट है और पर्टिकुलर, अच्छा ये वेलोसिटी हमने कहाँ निकाली है, जहां पे हम लोग एरिया देख रहे हैं, थ्रू आउट नहीं। हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होगा, वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होगी। आप गाड़ी की धुलाई करते हो, स्कूटी की धुलाई, बाइक की धुलाई, क्या करते हो आप, पाइप लगा देते हो अपने नल में, ठीक है, और उसके बाद जो है हल्का सा उसको दबाते हो तो प्रेशर बढ़ जाता है, होता है कि नहीं होता? देखा, एक तो तरीका है कि वो मार्केट वाला वो तो पूरा उनके पास होता है कि वो उनका तो प्रेशर चेंज वेंज सब होता है। हम एकदम घर वाली बात कर रहे हैं, नॉर्मल पाइप, एकदम नॉर्मल पाइप। हाँ, तो उसमें हल्का सा हाथ जो है कम ज़्यादा करके हम लोग प्रेशर कम ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है। तो कभी कभी उसमें ज़्यादा दबा देते हैं तो उधर से निकल भी जाता है, निकलता है कि नहीं निकलता है, ठीक है। तो हम लोग जो ये प्रेशर की वैल्यू निकाल रहे हैं, ये एक छोटे से पोर्शन, बहुत ही छोटे से पोर्शन एरिया के लिए निकाल, और उस पोर्शन के लिए उस एरिया के पोर्शन के लिए वेलोसिटी जो है वो हमने अज्यूम कर लिया है कांस्टेंट। तो बाहर चला जाएगा, इंटीग्रल भी है a to b वेलोसिटी इनटू,
तो मैं बता रहा था उस वक्त कि जब आप उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम करते हो तो बढ़ जाते हैं, यानी Q की वैल्यू थ्रू आउट द पाइप सेम होना भी चाहिए। वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग इन 1 सेकेंड। अरे भैया जितना पानी आ रहा है उतना ही पानी जाए, अंदर तो पानी बन नहीं रहा, नहीं अंदर कोई खा रहा बैठ के, खाना पी रहा है बैठ के, ठीक है, तो ना खाना चल रहा है अंदर ना पीना चल रहा है, जितना इंटर हुआ उतना एग्जिट हुआ, ठीक है। कोई मुझसे कुछ क्या पूछ रहा था, आप लोग पूछ रहे थे या कहीं और, वो ये काम हम लोग मैं यही वाली एग्जांपल देता हूँ कब, जब करंट की हम लोग बात करते हैं तब जितना सर्किट में करंट आएगा उतना ही सर्किट से करंट बाहर जाएगा, जस्ट लाइक ए वाटर फ्लोइंग थ्रू अ पाइप फटा नहीं तो बीच में नहीं फटा हो गया तो एक और रास्ता उसे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बात क्लियर है। डिस्चार्ज आगे लिख लो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, CONTINUITY चल रहा है ना? अच्छा हाँ, यहाँ है भी नहीं निकल रहा कुछ। तो ये जो अभी मैंने बात बोली आपसे कि जितना इनवर्ट आएगा उतना आउटवर्ड होगा, तो बेसिकली मास कंजर्व है, मास ही तो है, जितना मास आ रहा है उतना मास जा रहा है। तो 1 सेकंड में जितना भी मास आया उतना ही मास 1 सेकंड में बाहर निकल रहा है, ठीक है। इसी बात को लिखिए, इट states that mass of liquid entering the system in 1 second, mass of liquid entering the system, जो भी हो, पाइप हो या जो भी हो, कंटेनर हो, जैसा भी कुछ भी हो, इसलिए मैंने सिस्टम नाम दे दिया नॉर्मल जनरली। entering the system in 1 second equal to the mass of liquid leaving the system in 1 second, ठीक है। तो ये तो बात मैंने कह दी किसके टर्म में, मास के टर्म में। यही बात हम लोग, अरे भैया जितना 1 सेकंड में आ रहा है उतना 1 सेकंड में जा रहा है, mass of liquid flowing inward in 1 second is equal to mass of liquid flowing outward in 1 second। लिखना भी नहीं, यही बात लिखी आप, ठीक है। इसी बात को हम लोग वॉल्यूम के टर्म में भी लिख सकते हैं। ये मैंने लिखवाया मास के टर्म में, हम लोग वॉल्यूम के भी टर्म में लिख सकते हैं, तो लिख लो। पूरा सेंटेंस नहीं लिखवाता हूं, ठीक है। देखो, वॉल्यूम ऑफ liquid entering the system in 1 second is equal to volume of liquid leaving the system in 1 second। अब डिस्चार्ज क्या होता है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग इन 1 सेकेंड को ही हम लोग डिस्चार्ज कहते हैं। तो वही वो चीज कह रहा है कि अगर हमारा पाइप कुछ ऐसा होता, यहां मैंने स्पीड मेजर की, यहाँ मैंने स्पीड मेजर की, यहाँ
क्रॉस सेक्शन एरिया A1 था, यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया A2। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहता है कि A1 B1 इज इक्वल टू A2। ठीक है, यहाँ सपोज कर लो B1 है, यहाँ सपोज कर लो B2 है, यहाँ सपोज कर लो B3 है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन है A1 A2। तो इस सिस्टम में कौन कौन सा इंटरलिंक पॉइंट है? सिर्फ ये वाला इंटरलिंक पॉइंट, ये दोनों एक्सर्ट कर रही है इससे। तो A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2 प्लस A3। देख रहे हो क्या चल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे हर केस में A B इज इक्वल टू कांस्टेंट। A B क्या है? कांस्टेंट। कितनी बार लगाना है आपको? 2 बार लगाना है, एक बार इंटर करने के लिए और एक बार एक्सर्ट करने के लिए। A क्या है? एरिया है, और ये B क्या है? वॉल्यूम नहीं है भैया, ये तो समझा रहा हूं। अगर कंफ्यूजन, हाँ स्पीड है, वेलोसिटी है। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। आप अपने नोटबुक में लिख रहे हो। दो रास्ता है आपके पास। आप इस वक्त स्मार्ट बनो और सोचो कि मुझे आता है, मैं नहीं लिखूंगा, और एग्जाम में आप धोखा खा जाओ। और दूसरा रास्ता है, इस वक्त बेवकूफ बन लो, लिख लो और एग्जाम में भी लिखो। सही सी बात है, जब लिखोगे यहाँ पे तो जब भी रिवीजन करोगे तो आपको ध्यान होगा। ठीक है, आगे बढ़े भैया। बर्नौलीज इक्वेशन लिख लो, BERNOULLI, बर्नौलीज अपॉस्ट्रोफी एस इक्वेशन। देखो, ये बर्नौली इक्वेशन सिर्फ एक बात कहता है कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी उसने क्या बोला था? मास जो है वो कांस्टेंट रहेगा, या डिस्चार्ज के टर्म में बात करें तो डिस्चार्ज कांस्टेंट रहेगा। बर्नौली इक्वेशन कहता है कि एनर्जी जो है वो सिस्टम की कांस्टेंट है। ठीक है, क्लियर है? एनर्जी आप लोगों ने 2 तरह की तो एनर्जी पढ़ी रखी है। कौन कौन सी? बोलो भाई। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल। बर्नौली ने क्या बोला था? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम है जो लिखी देती हूँ, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²/वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी, हाफ m(v²). ठीक है, एक मतलब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। दूसरा डालते हैं लोग पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? ये तो 9th क्लास में पढ़ते हैं। mgh डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। चलिए बात करें आगे वाले सेंटेंस आप समझ जाओ। ठीक है, ये तो मालूम होना चाहिए यार। mgh
अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, देखो तीसरा प्रेशर एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। प्रेशर एनर्जी क्या होता है, सीवी होता है, ठीक है, ये वॉल्यूम ही है अपॉन वॉल्यूम, ये कितना होगा, तो टोटल एनर्जी कितना होगा, दिस प्लस दिस एनर्जी होगा, तीन एनर्जी हमने याद है की, तो टोटल एनर्जी तीनों का सम। अरे भैया आप लोगों ने इतना तो पढ़ाई था, तो टोटल एनर्जी क्या कहते थे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। लिक्विड के केस में एक प्रेशर एनर्जी भी आ जाता है, तो हम उसको भी देते। तो टोटल एनर्जी जो होगा P रो GH प्लस हाफ टाइम्स रो V स्क्वायर, ये है बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, बैरोमीटर में भी हम लोग इसे यूज करते हैं प्रेशर मेजर करने के लिए। नहीं बर्नौली मशीन प्रेशर डिफरेंस है। अब प्रेशर डिफरेंस क्या करता है, वॉइड अगर क्रिएट हो गया, वॉइड एम्प्टीनेस क्रिएट हो गया, तो जो भी उसमें होगा उसके आसपास होगा वो अंदर आ जाएगा। बस प्रेशर डिफरेंस, नॉर्मल प्रेशर डिफरेंस। ठीक है भैया, आगे बढ़े। एक क्वेश्चन लिखोगे, रब कर दो इसको। यहाँ पे जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, वो 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर है। स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है। फ्लो क्या कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो एक ही वैल्यू है 0.5 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर है। और डेटा समझते हो, डेटा जो भी देखो, फिजिक्स में काफी सहूलियत होती है। हम अपने हिसाब से अपना ओरिजिन डिसाइड कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से अपना रेफरेंस लेवल डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है।
तो क्वेश्चन में जो रेफरेंस लेवल ले रखा होता है उसी को हम लोग डेटम कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि सारा का सारा हाइट उसने इस लेवल से ले रखा है। ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन समझ लो, ये 2 मीटर है सेंटर टू सेंटर, यहाँ से यहाँ, और ये 5 मीटर है। ठीक है, और किसी जरूरत होगी। तो क्वेश्चन देख लो, फाइंड pressure difference between point 1, ये point 1 है और ये point 2, between point 1 and point 2, between point 1 and point 2 in the given diagram, ठीक है, प्रेशर निकालना है। 2 बार बर्नौलीज इक्वेशन लगा दो, ठीक है। अरे सिर्फ देखो बात सुनो, अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, क्यों पढ़ा, क्यों, ये ठीक है। उसके बाद हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी, उसने बोला था कि क्यू की वैल्यू जो होगी वो कांस्टेंट होगी, ए बी इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसमें कहीं भी प्रेशर नहीं है, अभी काम नहीं चलने वाला है। उसके बाद आया बर्नौलीज इक्वेशन, यहाँ पे प्रेशर है P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर है, तो इसको 2 बार लगा दो, किन 2 पॉइंट्स पे, इस पॉइंट के लिए और एक इस पॉइंट, ठीक है, लगाओ। लिखो आप P1 प्लस जो यहाँ लिक्विड है वही वो भी यहाँ लिक्विड होगा कि नहीं होगा, सेम होगा। तो रो 1 रो 2 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रो से काम चला देते। रो इंटू जी इंटू H1 प्लस अब क्या लिखना है हमें, हाफ रो भी लिखना है, ठीक है। तो हाफ रो V1 स्क्वायर, अब जहां जहां 1 लिखा है वहां 2 लिख दो, इज इक्वल टू लगा दो, इज इक्वल टू P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ टाइम्स रो V2 स्क्वायर। अब मुझे आप इसमें बताओ, अब वैल्यूज पुट करना शुरू करो, वैल्यूज पुट करो। देखो किसी चीज की वैल्यू नहीं दी है इसमें, एक चीज की वैल्यू नहीं दे रखी है, क्या V1 तो दे दिया उसने, P1 P2 तो निकालना ही है भैया। अब V2 की वैल्यू उसने नहीं दे रखी है, यहाँ पे V की वैल्यू उसने नहीं दे रखी है, तो निकाल लो। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, कौन कहता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। A1 10 raised to the power -4 into 1 is equal to A2 दे रखा है, 0.5 into 10 raised to the power -4 into V2, V2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सॉल्व करो, सबकी वैल्यू पुट करो, तो P1 माइनस P2 जो हो जाएगा, जिसको हमने P1 बोल रखा है और इसको हमने P2 बोल रखा है, वो 31,500। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन घर जाके कर देना, सारी चीजें पुट करके छोड़ दो। अगला जो टॉपिक है वो सरफेस टेंशन है। क्या होता है सरफेस टेंशन, देखो केमिस्ट्री में आप लोग एक चीज पढ़ते हो कि
जो भी रिएक्शंस होती हैं, उन रिएक्शंस के बाद जो भी प्रोडक्ट मिलता है वो रिएक्टेंट्स मोस्टली, ये मोस्टली वाला केस मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इसके अपोजिट वाला भी होता है केमिस्ट्री में। मोस्टली और यू कैन से 99% केसेस में मोर स्टेबल प्रोडक्ट्स बनते हैं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट समझते हो ना, ठीक है, जो रिएक्ट कर रही हैं वो इधर रखी जाती हैं, उसके बाद ऐसे एरो होता है एंड देन द प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट मोर स्टेबल होता है देन द रिएक्टेंट्स, तभी इक्वेशन इस डायरेक्शन में गया, टू बिकम मोर स्टेबल। लेकिन कभी कभी हम लोग फोर्सफुली रिएक्शन करा देते हैं और उसमें वो टेम्परली लेस स्टेबल बनता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो किसी और से कंबाइन होके वो स्टेबल ही स्टेज में जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेट गोल हर चीज का क्या है कि वो स्टेबल हो, ठीक है, यानी लोअर एनर्जी उसके पास, लो एनर्जी। ये दो चीज़ें हमेशा आप लोग सुनोगे कि भैया इसके सब कुछ स्टेबल होना चाहता है, सब अपनी एनर्जी लो करना चाहती हैं, ये सब आप सुनो। यहाँ सरफेस टेंशन में भी यही हो रहा है। आप यूँ समझो कि आपने सपोज कर लो कि इसमें मैं इसको पेन को कहीं लिक्विड में डिप करूँ और निकालूँ, या समझ लो या किसी तरह भी मैं एक ड्रॉप पानी गिराऊँ, एकदम सिंगल ड्रॉप, ज़्यादा बड़ा नहीं, ड्रॉप भी बड़ा नहीं, जितना पॉसिबल हो सके उतना छोटा ड्रॉप। और एक और हाइपोथेटिकल केस ले लो, अच्छा इतना ही ले लो, आप ड्रॉप गिरा दो तो शेप उसका कैसा होगा, कुछ ऐसा। ड्राइंग अच्छी नहीं है बट यू गेट द आइडिया, ठीक है। अगर अर्थ नहीं होता या अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होता तो उस केस में परफेक्ट स्फीयर बनता, और ये इसलिए बनता है कि उस केस में एरिया जो होगा वो मिनिमम होगा, एरिया मिनिमम होगा, हमारा जो वाटर ड्रॉपलेट है वो मोर स्टेबल होगा, उसके पास लेस एनर्जी। तो ये सारी कहानी उस लिक्विड की, वाटर ड्रॉपलेट के ही केस में बात कर लेते हैं। तो वाटर ड्रॉपलेट के पास एक खुद की कोई प्रॉपर्टी होगी जिसकी वजह से ऐसा हो रहा हो, वो चाहेगा कि मिनिमम उसकी एनर्जी हो उसके पास, मोर स्टेबल बने, स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल शेप इसलिए होता है कि उस केस में फॉर ए बॉडी हैविंग सर्टेन कांस्टेंट वॉल्यूम द एरिया सरफेस एरिया इज मिनिमम इन द केस ऑफ द स्फेरिकल स्फेयर, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम ऑफ फिक्स कर दो तो उस केस में स्फेयर का सरफेस एरिया मिनिमम होगा, इसलिए वो स्फेरिकल शेप में जाता है, ठीक है, इसलिए वो स्फेरिकल शेप में। और इसका शेप डिस्टॉर्ट क्यों हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक। तो समझ में आई बात, सरफेस टेंशन आया कहाँ से, ठीक है, देख लो इसी बात। सरफेस टेंशन इज ए प्रॉपर्टी, surface tension is a property which develops force on surface to balance the net downward force of the liquid, to balance the net downward force of the liquid, so that surface molecule
surface molecules can remain in equilibrium, can remain in equilibrium. अगला पॉइंट लिख लेते हैं इसी में. It is a property due to which it tries to have minimum surface area, ठीक है. F डायरेक्टली पोर्शन होगा लेंथ के, जो भी लेंथ सरफेस का होगा. ठीक है. यहाँ पे एक कांस्टेंट लिया आपने S, और S क्या है? S क्या है? सरफेस टेंशन. S क्या है? सरफेस टेंशन. S क्या है? सरफेस टेंशन. ठीक है ना. अगले हेडिंग डाल दो फटाफट. फैक्टर्स अफेक्टिंग. देखो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे. मोस्टली मैं एग्जाम सिर्फ फॉर्मूला दे के वो आगे बढ़ जाऊंगा. फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन. फैक्टर्स affecting surface tension. Number 1, नेचर ऑफ द लिक्विड. सबसे पहली बात कि हर लिक्विड का अलग अलग सरफेस टेंशन होगा, तो नेचर ऑफ द लिक्विड. सेकेंड वन इज द टेम्परेचर. डैश करके आगे लिख लो. ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर surface tension will decrease. On increasing temperature, surface tension will decrease. थर्ड पॉइंट लिख लो. आपने कोई इम्प्योरिटी उसमें मिला दी तब क्या होगा वो लिखवाना चाहो. On contaminating surface with impurity. The surface tension will decrease. ठीक है. अगला हेडिंग डाल दो सरफेस एनर्जी. सरफेस एनर्जी. देखो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. यही होता है. आसानी के लिए अज्यूम कर लो कि थीटा की वैल्यू 0 है. हम लोग थीटा fs cos थीटा लिखते थे, 0 अज्यूम कर लो. ठीक है. तो f into x लिख सकते हैं. ठीक है. और जो वर्क डन होता है वही एनर्जी के फॉर्म में जाके स्टोर होता है. ठीक है. और f की वैल्यू हम लोग सरफेस एनर्जी जानना चाहते हैं, तो सरफेस टेंशन वाला आपको फोर्स पे आना होगा. Sn into x, L into x. ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ एरिया. की वैल्यू कितनी आ गई? सरफेस एरिया होगा, हो गया क्या? S into A. U है U. अरे U एनर्जी.
जो चीज है वो है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी VISCOSITY। देखो हम लोगों ने जब न्यूटन्स लॉ वगैरह पढ़ा था, ठीक है, तो वहाँ पे वर्क एनर्जी पावर सब ये सब हमने पढ़ा, तो हमने वहाँ एक फ्रिक्शन पढ़ा था। फ्रिक्शन पढ़ा था ना। लिक्विड के केस में जो फ्रिक्शन होता है उसे हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। फ्लूइड के केस में जो फ्रिक्शन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। मेनली लिक्विड वाले केस में हम लोग उसे विस्कोसिटी कहते हैं, और एयर वाले में हम लोग उसे ड्रैग फोर्स भी कहते हैं। ड्रैग फोर्स तो सबका मतलब एक ही है। फ्रिक्शन कह लो, विस्कोसिटी कह लो, ड्रैग फोर्स कह लो, सबका है। ठीक है। नॉर्मली यहाँ जो टर्म यूज किया जाता है वो विस्कोसिटी यूज किया जाता है। तो विस्कोसिटी की जो वैल्यू होती है F इज इक्वल टू ईटा टाइम्स A dV अपॉन dy। dV अपॉन dy। ईटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। ईटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है। ए क्या है? एरिया एंड dV अपॉन dy क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट है। वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है। कुछ करना नहीं है, आप लोग को जो भी फॉर्मूला, जो भी क्वेश्चन होगा उसमें सबकी वैल्यू पुट करनी होगी। इसकी वैल्यू कांस्टेंट कुछ होगा 0.0002। ठीक है। एरिया वो दिया होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट यूज किया। ग्रेडियंट ये कह रहे हो ना। देखो ग्रेडियंट हर जगह हम लोग यूज करते हैं। कोई भी आपकी वैल्यू हो उसको हम लोग अगर लेंथ से डिवाइड कर दें तो वो ग्रेडियंट हो सकता है। कोई भी वैल्यू है, ठीक है, उसको आप अगर लेंथ से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है? ग्रेडियंट। इतनी बात क्लियर है? क्यों भैया? डायरेक्ट फॉर्मूला आपको Stokes law। Stokes law F is equal to 6 times pi eta r v। 6 pi को दिक्कत ही नहीं है। ईटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। आर जो भी हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उसमें जो रेडियस होगा, ठीक है। वेलोसिटी उस केस में वहां जो वेलोसिटी है वो ये वेलोसिटी है। अभी आप मॉडल से ये क्या है? वेलोसिटी। ठीक है। अगली जो चीज है वो है टर्मिनल वेलोसिटी। देखो इन सारी चीजों में आपको उठा के देखोगे ना तो वहां कुछ लिखा नहीं है। इसी बात को वो 2-3 लाइन में लिख देते हैं। स्टोक्स लॉ में फोर्स जो होता है वो ईटा पे डिपेंड करता है, आर पे डिपेंड करता है।
है। ईटा क्या होता है, यहां मैंने लिखा था कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये कोई कांस्टेंट है, ठीक है, और वो बॉडी की बॉडी कह रहा हूं, लिक्विड की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। कोई कुछ लिक्विड्स ऐसे स्टैंड पे आप रखे हो, कोई कुछ लिक्विड, तो कुछ लिक्विड आप जैसे ही डालोगे वैसे ही बह जाएगा, और कुछ लिक्विड धीरे धीरे बहता है, जेल टाइप, हनी टाइप, ठीक है, तो वो धीरे धीरे, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहा है, यही ईटा की वजह से सबकी अलग अलग है। तो यहां मैंने लिखा था ना कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो वो क्या था, ईटा टाइम्स, जितना ईटा की वैल्यू बड़ी होगी उतनी ही विस्कोसिटी की वैल्यू बड़ी होगी, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ठीक है। हाँ, टर्मिनल वेलोसिटी, अगला हेडिंग आता है टर्मिनल वेलोसिटी, Vt is equal to 2/9 sigma minus rho r square g upon eta। बाकी किसी में दिक्कत नहीं होगा, भैया आर समझते ही हो, जी समझते ही हो, ईटा समझते ही हो, ये भी बात समझ में आ रही है। एक इन दोनों में कभी कभी कंफ्यूजन होता है, तो लिख लो यहाँ रूट क्या है, सिग्मा क्या है और रूट क्या है, दोनों डेंसिटी है। सिग्मा जो है वो डेंसिटी ऑफ बॉडी है, और रो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, सॉरी डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। बॉडी कहने का मतलब कि जो भी हम लोग उस केस में फ्लूइड ले रहे हैं वो वाला है, हाँ वो सारी वैल्यू ये देगा, ठीक है। 2/9 अगला फॉर्मूला जो है वो है उस फॉर्मूले से पहले कुछ बातें कर लेते हैं, ठीक। हम लोग ये टर्म यूज करते हैं स्ट्रीमलाइन, क्या टर्म यूज करते हैं लोग, स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन होता है जिसमें हर पॉइंट की वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट से अच्छा सेम, हर पॉइंट की वेलोसिटी जो है वो सेम, कोई टर्बुलेंट ना, कहीं ज्यादा कहीं कम ना हो, हर पॉइंट की जो है वेलोसिटी जो है वो सेम, और ये सेम पॉइंट के लोकस को हम लोग स्ट्रीमलाइन कहते हैं, ठीक है। तो दो तरह का अब हमारे पास फ्लो आ गया, एक आ गया लेमिनार फ्लो और दूसरा आ गया टर्बुलेंट फ्लो। सबसे पहले मैं आपको इनको वर्ड बताता हूं। लेमिनार फ्लो में हर जगह जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट है। लाइक हमारे बदन में नस है, वेन्स वगैरह, ठीक है, तो उसमें जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो कौन सा फ्लो कर रहा है, लेमिनार फ्लो कर रहा है। हाँ, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, तो उसमें भी पानी जो है वो ऊपर से लेकर नीचे तक सब आता जाता रहता है, ठीक है, बेसिकली नीचे से ऊपर ही जाता है, ठीक है, तो वो भी कौन सा फ्लो करता है, लेमिनार फ्लो करता है, टर्बुलेंट फ्लो
उस केस में स्पीड रैंडम होती है, कहीं कम होगी कहीं ज़्यादा होगी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दोनों समझ में आएगा। अब एक रेनॉल्ड्स नंबर होता है, उसके टर्म में भी हम लोग डिफाइन करते हैं कि लेमिनार फ्लो है कि जो है टर्बुलेंट फ्लो। तो सबसे पहले जो है रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला लिख लीजिए, R इज इक्वल टू, रेनॉल्ड्स नंबर हम लोग डिफाइन करते हैं, R इज इक्वल टू V रो T अपॉन E। V रो D अपॉन V क्या है? वेलोसिटी, रो क्या है? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, D क्या है? डायमीटर, जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। ठीक है, ईटा चलिए रहा था बहुत देर से, ईटा जो है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है ना, अगर RE की वैल्यू, अगर RE की वैल्यू लेस देन 2000, लेस देन और इज इक्वल टू 2000 है, ये इसमें क्या है? लेमिनार फ्लो। अगर RE की वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3000 है, तो वो कहां गया? टर्बुलेंट फ्लो। और अगर RE की वैल्यू 3000 और 2000 के बीच में, कहां पे है? 3000 और 2000 के बीच में, तो उस केस में वो किस स्टेट में? वो लेमिनार फ्लो में था, लेकिन अब वो इधर को जा रहा है, टर्बुलेंट फ्लो की तरफ जा रहा है। समझ में? क्या इनसे ज्यादा होगा? अरे भाई मैं कह रहा हूं कोई नंबर आप सोचो, कितना नंबर लेना चाहते हो? कोई नंबर बोलो ना। 4000। तो 4000 यहाँ आए नहीं है, मैंने पूरी पूरी की पूरी नंबर नहीं ली। यहाँ 2000 था और यहाँ 3000 था, मैंने कहा इससे कम तो लेमिनार होगा, इससे ज्यादा होगा तो टर्बुलेंट होगा, और इन दोनों के बीच में होगा। तो वो अभी ट्रांसमिशन स्टेट में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, ना ही वो लेमिनार फ्लो में है, ना ही वो टर्बुलेंट फ्लो में है, वो लेमिनार फ्लो से टर्बुलेंट फ्लो की तरफ जा रहा है। लेकिन अभी टर्बुलेंट फ्लो पे नहीं पहुंचा है, अभी टर्बुलेंट फ्लो नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ट्रांजिट स्टेट भी कह सकते हैं। समझ में आया? क्लियर था? तो ये जो है आपका आखिरी टॉपिक था, और इसी के साथ ये यूनिट जो है वो खत्म होता है। हाँ हाँ।